आज का हमारा वीडियो टॉपिक है 1.6 डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम यही टॉपिक करेंगे। देखो, पहले मैंने सोचा था कि 1.6 और 1.7 को हम एक साथ करते हैं, लेकिन फिर देखा कि ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो पिछले सारे टॉपिक्स अब तक जो भी हम पढ़ते हैं उन सारे टॉपिक्स का एक बेहतरीन रिवीजन है। और इसके बाद जो आता है टॉपिक 1.7, ये एक अलग ही चीज वहां से शुरू होता है। उसके बाद आता है मोल कंसेप्ट, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम एक वीडियो में अलग से देखेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये थ्योरी क्या है, ये थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या डाल्टन जी बताना चाहते हैं, ये इन्होंने क्या बताया और इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। तो देखो, डाल्टन जी का प्रभाव मेरे लिए मेरे ऊपर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि मैं डाल्टन जी का बहुत बड़ा फैन भी हूं एक तरह से, क्योंकि इन्होंने केमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है। आपको यह जानकर के बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो हमने पिछली वीडियो में देखा है, तो अगर आपने नहीं देखा, अब तक नहीं पढ़ा है, तो जाइए जाकर के पढ़ाई कीजिए। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उनके जो पांचों लॉ है ना, वो सारे के सारे पांचों लॉ को डाल्टन जी ने प्रूव कर दिया है। देखो कितने महान लोग थे। ये वो दौर हुआ करता था। अभी के ज़माने में अगर तुम कुछ अपने पेरेंट्स से बोलोगे कि हमको ये करना है, हम ये करना चाहते हैं, तो जनरली हो सकता है कि वो तुम्हारी बात पे विश्वास कर भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांस होता है कि नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन इस ज़माने में सोचो कि ये अगर अपने पेरेंट्स को बोलते होंगे कि मैं केमिस्ट्री में कुछ करना चाहता हूँ, मैंने कुछ प्रूफ किया है और ये काम लायक है, इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ने का चांसेस है, तो सोचो इनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता होगा। तो पेरेंट्स अगर इनको सपोर्ट किए ही होंगे, जरूर किए होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ना कि इन्होंने खुद पर बिलीव किया होगा कि हाँ भैया, अगर मैंने ऐसा सोचा है और मैं ऐसा कर सकता हूं, तो इन्होंने कर करके दिखा दिया सबको, ठीक है। तो ये चीज होती है। क्या बताइएगा डाल्टन साहब। अब डाल्टन साहब से मैं ज्यादा प्रभावित इसलिए हूं चूंकि इनके नाम पे ना हमारे शहर का भी नाम है, डाल्टनगंज। सो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए, लेकिन क्या कीजिएगा डाल्टन साहब, हमारे यहाँ लड़कों को पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन नहीं लगता। और हमारे यहाँ के जो लड़के होते हैं ना, ये यहाँ पढ़ते भी नहीं है। ये ज्यादातर पढ़ने के लिए 11th और 12th बाहर ही चले जाते हैं। फिर भी कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छा हम डाल्टन साहब कि भैया इन लोग बच्चों के लिए जो है सो एक बेहतरीन एटमॉस्फेयर यहाँ तैयार करके दिया जाए, ताकि इनको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, एक क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो इसीलिए आपके बारे में बता रहे हैं हम। अच्छा, ज्यादातर बच्चे देखिए, डाल्टन साहब आपने फैसला लिया, डाल्टन साहब ने फैसला लिया कि ये मैं ऐसा करूंगा, और इनको पता था, इनको फ्यूचर दिखाई दे रहा था कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये चीज हम दुनिया को दिखाएंगे, ये रिजल्ट हम प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने में। लेकिन क्या है आज के जमाने में, अब सुन रहे हो तो सुन ही लो, आज के जमाने में क्या होता है कि बच्चे फैसला ले लेते हैं बहुत कम उम्र में, बहुत छोटी उम्र में। उस समय फैसला लेते हैं ना जिस समय उनको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या फैसला ले रहे हैं। और ऐसा फैसला, वो फैसला बताने लायक नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर हम तुमसे कोई काम जबरदस्ती कराना चाहें तो हम करा सकते हैं। वो फैसला उस समय लेते हैं जिस समय उनको अपने बारे में पता ही नहीं होता, जिस समय उनको होशो-हवास नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं, या फिर हम क्या सोच लिए, या फिर हम यही करने वाले हैं। तो 6-7 क्लास में क्या होता है, कुछ बच्चे मान लेते हैं कि हमको पढ़ना ही नहीं है, एकदम पढ़ना ही नहीं है। और वो क्या करते हैं कि पढ़ाई के अलावा क्लास में डिस्टरबेंस का काम करेंगे, दुनिया का तमाम वो काम करेंगे जो बतौर स्टूडेंट उनको नहीं करना चाहिए। बहुत डीप में मैं क्या जाऊं, बाकी सब तो आप जानते हैं। तो फिर जब वो 10th इंटर पास कर जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं किसी तरह खींच तीर करके, तो उनको कहीं जॉब नहीं मिलता, क्योंकि वो उस लायक पढ़ाई किए ही नहीं है। वो अपना बेस को वैसा तैयारी नहीं किया जैसा उनको करना चाहिए था, ठीक है। तो उनको कहीं जॉब नहीं मिलता, तो अब वो क्या करेंगे। और खासकर हमारे यहाँ के भैया, झारखंड बिहार के लड़के क्या करते हैं कि ये जो है सो अब संगठन मंत्री बनेंगे, युवा नेता बनेंगे, छात्र नेता बनेंगे, जिला अध्यक्ष बनेंगे, कोषाध्यक्ष बनेंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनेंगे, यही पोस्ट करने वाले, यही पोस्ट पे ये लोग बन जाते हैं। तो भैया ऐसा होता है। कुछ लोग तो और जिनसे कुछ नहीं होता, जिनको कोई पूछ नहीं रहा, वो लोग क्या करेंगे, हमें अकेले रहना पसंद है, शेर अकेला रहता है, ऐसा ऐसा स्टेटस डालेंगे। उसके बाद ये बोलते हैं, स्टेटस में डालते अपने बाप का पता नहीं पूछते। और कैसे कैसे बच्चे, वैसे बच्चे भैया जिनका ठीक से बाल भी नहीं आया हुआ है, बाल कहने का मतलब मूंछ दाढ़ी भी नहीं आया हुआ है, वैसे सारे बच्चे जो है सो ये सारा स्टेटस डालते हैं। तो ऐसा क्या हो जाएगा, तुम क्या दिखाना चाहते हो दुनिया को। बहुत सारे ऐसे 30 मार खाए हैं जो सच में, देखो, जो घड़ा भरा होता है ना, जो टीन का बर्तन भरा होता है, वो आवाज नहीं करता, और जो आवाज कर रहा है सबको ये बात पता है कि वो अंदर से खाली है, ठीक है। और अच्छा, कुछ बच्चे जो है सो एंटी सोशल एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाते हैं भैया, अरे बाप रे, बहुत खतरनाक। असामाजिक काम में लग जाएंगे। अब असामाजिक काम करोगे, इसका नाम ही है असामाजिक ना, एंटी सोशल, मतलब समाज के हित में नहीं होता है, समाज के हित से अगेंस्ट है वो समाज में तुम नुकसान पहुंचा रहे हो। अगर ऐसा काम करोगे तो क्या होगा, लोग तो दुआ ही करेंगे,
अच्छा क्या दुआ करेंगे? अच्छा हमारे यहाँ के और बच्चे बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ के बच्चे तो सारे के सारे जितने भी लोग इस जगह पे रहते हैं, ये हमारे यहाँ पलामू में रहते हैं, वो सारे के सारे लोग बेल पर बाहर होते हैं। तो ये खुशखबरी बताना चाह रहे हैं। अरे और भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो सोचते हैं कि अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाएंगे, ये सारा चीज़ सुनते हैं तो वो चीज़ डर जाते हैं कि ना 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 रहने दो भाई, यहाँ रहेगा तो हमारा बेटा बच्चा बिगड़ जाएगा, इसको बाहर भेज दो पढ़ने के लिए। तो ऐसा मत करो कि मतलब ढिंढोरा पीटो। ठीक है तुम बेल पे बाहर हो तो अच्छी बात है, रहो, फिर इसमें गर्व करने वाला क्या बात है, शर्म से डूब के मर जाओ ना। तो अगर एंटी सोशल एक्टिविटी करोगे तो लोग दुआ भी करते हैं, एकदम जबरदस्त दुआ करते हैं, उन पे ये गाना फिट भी बैठता है। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, कहते रह जाएंगे। आगे हम नहीं बताएंगे, आगे सबको पता है। ठीक है, तो खैर डाल्टन साहब देखो कैसे है उस जमाने में, आज के 200-300 साल पहले उन्होंने कोई फैसला लिया और अपने आप को प्रूव किया। क्या प्रूव किया उन्होंने? देखो मैंने बताया ना कि इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को अपने तरीके से प्रूव करके दिखाया है। लेकिन इस टॉपिक में जो हमको मेनली पढ़ना है वो कुछ शुरुआत कुछ ऐसा किया हुआ है कि एक बहुत पुराने जमाने की बात है 460 बीसी से 370 बीसी के बीच में एक ग्रीक फिलोसफर हुए। ग्रीक फिलोसफर का मतलब क्या हुआ? ग्रीस से थे ये। फिलोसफर कहने का मतलब वैसे लोग जो सारे मसलों पे ज्ञान देते हैं, जो जीवन को आसान बनाने के तरीकों को बताते हैं, जो जीवन पे रिसर्च करते हैं, जो बहुत सारे थेरीज पे रिसर्च करते हैं और उसके बारे में वो आउटकम निकालते हैं, और ऐसे थेरीज, ऐसी थेसिस आपके सामने वो प्रेजेंट करेंगे जिससे जिससे आपका सॉल्यूशन, जो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो ये ग्रीक फिलोसफर थे, उनका नाम था डेमोक्रिटस। सो ये डेमोक्रिटस साहब ने सोचो, आज नहीं कब की बात है ये, देखो 460 से 370 बीसी की बात है। उस समय इन्होंने ऐसा बात बोला कि मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट है उसको और तोड़ा नहीं जा सकता, वो इनडिविजिबल है, वो डिवाइड नहीं किया जा सकता। और उसका उन्होंने उस समय नाम रखा था एटोमियो। एटोमियो का मतलब ही होता है इंडिविजिबल। तो आज जिसे हम एटम कहते हैं वो एक्चुअली में आया कहां से? एटोमियो वर्ड से, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, मतलब उसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। कुछ होते हैं भाई, हर जगह बहारें होती हैं ना, हर जगह लोग मौजूद होते हैं ऐसे जो कि मतलब आप उनके बारे में, उनको तो तोप का सलामी मिलना चाहिए भाई। अभी भी 11th में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि सर एटम का तो 3 पार्ट होता है ना सर, एटम का ना बड़ा 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 छोटा 3 पार्ट होता है, बीच वाला को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और सर ऑर्बिट होता है, इस ऑर्बिट में जो है सो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं सर। तो अच्छी बात है, आप जैसे लोगों को मैं सैल्यूट करके ये बात बताना चाहता हूं कि ऐसा है कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। आप समझो कि एक क्रिस्टल का बॉल है, एक ऐसा बॉल है जिसके आर पार आपको सब चीज दिखाई दे रहा है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि देखो यहां जो बीच में है ना, एक्चुअली ये जो गोला गोला पोर्शन दिखाई दे रहा है, डीप पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये है न्यूक्लियस। इसमें मौजूद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तो इसी सर्कल में जो अंदर में रोटेट कर रहा है, एक्चुअली बाहर में ये है इलेक्ट्रॉन्स, ये इसमें निगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि उस बॉल को तोड़ करके तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकाल करके दिखाया जाता है, ओके 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। नो नो नो, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। एटम्स का ये सब डिविजनल पार्ट्स है, बस इसका पार्ट्स है ये, इसको तोड़ नहीं सकते, इसको हमने तोड़ करके नहीं बनाया। ठीक है, तो डाल्टन साहब, अब आते हैं डाल्टन साहब पे। तो डाल्टन साहब ने 1808 में एक आर्टिकल पब्लिश किया था। अब देखो उस जमाने में 1808 की बात करें यार, बहुत पहले की, 210-15 साल पहले की बात। तो उस समय देखो प्रिंटिंग का क्या मेथड होता होगा, हाथे से लिख करके छापते होंगे या पता नहीं कैसे करते होंगे। तो उस समय 1808 ईस्वी में उन्होंने देखो क्या किया, एक आर्टिकल पब्लिश किया। उस आर्टिकल का हेडिंग था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। उस आर्टिकल का क्या नाम था? अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। और इसी में इन्होंने अपने एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया। और बेसिकली इस एटॉमिक थ्योरी में 4 पॉइंट्स हैं। इसी 4 पॉइंट्स को इन्होंने इस आर्टिकल अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, किस साल में याद रखो, ये सब बहुत डेट है, बार बार रिपीट करके इसीलिए बताते हैं, 1808 में इन्होंने पब्लिश किया। तो इनके पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या ये कहना चाहते हैं? मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। ये हमने देख लिया, ये डेमोक्रिटस ने भी हमें बताया कि मैटर
इस चीज से बना, जिस चीज से बना हुआ है, जो सबसे छोटा चीज जिससे मैटर बना हुआ है ना, उसको और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, उसको और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। अरे बारिश होकर के ना गर्मी बढ़ा देता है। ठीक है। अरे कौन पूछ रहा था कि सर आपको पसीना इतना क्यों आते रहता है? तो पसीना इसलिए आता है ना, चूंकि रूम बंद करके, पंखा वंखा बंद करके मुझे बताना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि माइक में आ जाएगा वो हवा वगैरह का साउंड, तो तुम्हारे लिए ही इरिटेटिंग हो जाएगा। थोड़ा सा लगता है, कष्ट करना पड़ता है। सो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। सो ये ऐसा एटम से बना हुआ है जो कि इनडिविजिबल है, जो कि डिवाइड नहीं किया जा सकता। दूसरा, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम मास एंड सेम प्रॉपर्टीज। मान लीजिए कि एक एलिमेंट है, मान लीजिए कि एक एलिमेंट लकड़ी है, ठीक है। तो जो भी चीज है, यहां से अगर हम एक एटम लेते हैं, यहां से एक एटम लेते हैं, यहां से एक एटम लेते हैं, यहां से बीच से एक एटम लेते हैं, एक एक एटम निकाले, हम पांचों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रख करके उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम ये पाएंगे कि इन पांचों एटम्स का प्रॉपर्टी सेम है, एग्जैक्टली सेम है, कुछ फर्क नहीं है। और इतना ही नहीं, इन पांचों एटम्स का जो मास है ना, वो मास भी सेम है, एग्जैक्टली सेम है, एकदम आइडेंटिकल, एकदम सेम है, एकदम इक्वल है। तो कहने का मतलब कोई भी एक एलिमेंट हो, उस एलिमेंट का जो भी मास है या फिर जो उसका प्रॉपर्टी होता है, वो सारा का सारा सेम होता है, किसी भी एक एलिमेंट के एटम्स का। चलो इसके तीसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग यह है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो कंपाउंड कब बनता है? मान लीजिए कि एक कंपाउंड है, उसका नाम मैं लिखता हूं हाइड्रोजन H2O। ये जानते हैं, बड़ा फेमस कंपाउंड है, इसी को लेकर के जनरली सब एग्जाम्पल समझाया जाता है, क्योंकि बहुत ईजी है ना, और इसमें इसके कंपोजिशन को भी समझाना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो इस कंपाउंड, ये कंपाउंड बना कैसे? जब दो एलिमेंट्स, कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये कंबाइन किए। लेकिन देखो, सिर्फ एटम्स को कंबाइन करना, दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स को कंबाइन करना ही मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि वो कंबाइन करें एक फिक्स्ड रेशियो में। जैसे H2O जो कंपाउंड है, उसमें जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड है, 2:1 के बराबर रेशियो में कंबाइंड है। तो चाहे हम अमेरिका के पानी की बात करें, चाहे हमारी पवित्र गंगा नदी के पानी की बात करें, चाहे इंडियन ओशन की बात करें, बे ऑफ बंगाल, अराबियन सी, कहीं, या यार अभी जो मेरा पसीना ऐसे चू रहा है ना, इस पसीने की बात करें, एक बूंद, तो इसमें जो पानी मौजूद है, अगर वो पानी है, तो ये चीज की गारंटी है कि वो किस चीज से बना हुआ है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बना हुआ है। किस रेशियो में वो जुड़ा हुआ है? तो वो 2:1 के रेशियो में जुड़ा हुआ है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। सो जब फिक्स्ड रेशियो में, एक फिक्स्ड रेशियो में जब एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होते हैं, तभी कोई कंपाउंड बनता है। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो उन्होंने कहा, वो बड़ा इजी है, एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। न एटम्स को बनाया जा सकता है, न एटम्स को तोड़ा जा सकता है। देखो, मैंने पिछले क्लासेस में भी बताया है, मैंने ये बताया था कि देखो, ओवरऑल जो है ना, दुनिया में उतने ही तत्व मौजूद हैं। जैसे कहा जाता है कि ह्यूमन बॉडी 5 तत्वों से बना हुआ है, और जब ये बॉडी जब इसके अंदर से आत्मा निकल जाती है, तो ये बॉडी जो है सो 5 तत्वों में वापस चला जाता है, ठीक है, वापस चला जाता है। हवा, पानी, आग, धरती, आकाश, ठीक है, इन सारी चीज़ों में ये वापस चला जाता है। कहने का मतलब, न ये बना, न ये टूटा। उसी तरीके से एटम्स को ना बनाया जा सकता है, ना तोड़ा जा सकता है, बस हम उसको उठा करके यूज करते हैं, और जब रिएक्शन होता है तो उसमें रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट का मतलब, बस यहां से उठाया एटम वहां रख दिया, वहां से उठाया यहां रख दिया, तो आपको देख करके लगेगा, अरे यहां पे तो रिएक्टेंट साइड में तो ये एटम था, प्रोडक्ट साइड में तो इसके साथ ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो क्यों? क्योंकि उसको रीअरेंज कर दिया गया, यहां से उठाया दूसरी जगह रख दिया गया, ठीक है। तो ओवरऑल किसी भी रिएक्शन में न एटम को बनाया जा सकता है, न एटम को तोड़ा जा सकता है। तो ये बेसिकली 4 पॉइंट्स जॉन डाल्टन साहब ने दिया। और जॉन डाल्टन, मैंने आपको बता दिया, ये डाल्टन साहब ही ऐसे हैं जिन्होंने ये प्रूफ किया है वो 5 लॉज को दोबारा से, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन टॉपिक था, उम्मीद करते हैं आप इस चीज को समझे होंगे। बहुत ही आसान टॉपिक भी है, ठीक है।
और बहुत शॉर्ट टॉपिक इसको मैंने इसीलिए रखा ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ये पुराने पिछले जितने हमने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा, ये सबका समअप है, समरी है। और यही एक ऐसा थ्योरी है जिसको कि आज हम भी मान करके चलते हैं, इसी को आज हम एक्सेप्ट करते हैं। और इसी के बेसिस में आज भी जितने रिसर्च हो रहा है केमिस्ट्री में ना, एटम्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स को लेकर के, वो सारे के सारे रिसर्च इसी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे ही बेस्ड हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पोर्शन में हो सकता है पूछ दे, राइट एनी 2 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो आपको लिख देना चाहिए। ठीक है, और भी कोई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछ सकता है इनके बारे में, डेमोक्रिटस के बारे में, एटोमियो के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं लिखना तो आप देख करके इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो बस ये छोटा सा वीडियो मैंने इसीलिए रखा है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक 1.7। ठीक है ना, तो एटॉमिक मासेस के बारे में उसमें दिया हुआ है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, उसको हम समझेंगे। तो मिलते हैं फिर, बहुत बहुत धन्यवाद।